नमस्कार। अनअकैडमी के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में मैं शशांक पांडे आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज का हमारा ये ऑडियो आर्टिकल चर्चित न्यूज़पेपर द इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है और इसकी थीम है व्हाई इजराइल एंड हिजबुल्लाह हैव लॉन्ग बीन फाइटिंग ईच अदर। ये आर्टिकल यूपीएससी के दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय से जुड़ा है और यूपीएससी के सामान्य अध्ययन पेपर 3 से संबंधित है। इस आर्टिकल का डेटा अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स एवं एक्सपर्ट्स की टीम के द्वारा तैयार किया गया है और साथ ही इसमें कई अनुभवी विश्लेषकों के विश्लेषण भी शामिल है, जिससे आपको मिलेगा करंट अफेयर्स को याद रखने का एक शानदार तरीका। तो चलिए इस महत्वपूर्ण आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। आइए जानते हैं कि ये आर्टिकल चर्चा में क्यों रहा है। हाल ही में लेबनान और सीरिया के कुछ हिस्सों में पेजर और हैंडहेल्ड रेडियो में विस्फोट होने के बाद कई पश्चिम एशियाई देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। हाल ही में इजरायल रक्षा बलों ने लेबनान के अर्धसैनिक संगठन के वरिष्ठ नेता हसन नसरल्लाह को भी मार गिराया है, जो कि 32 साल से ज्यादा समय तक हिजबुल्लाह के प्रभारी रहे थे। आइए अब समझते हैं कि हिजबुल्लाह आखिर है क्या। दरअसल दोस्तों, हिजबुल्लाह ईरान द्वारा समर्थित सशस्त्र समूह और राजनैतिक दल है जो दक्षिणी लेबनान के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण रखता है। हिजबुल्लाह का गठन 1982 में लेबनान पर इसराइल के आक्रमण के बाद ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी के समर्थन से एक शिया प्रतिरोध समूह के रूप में किया गया था। इसराइल का लक्ष्य लेबनान से फिलिस्तीन मुक्ति संगठन यानी पीएलओ को बाहर निकालना था और कुछ समय बाद वो पीएलओ को टूनीशिया में स्थानांतरित करने तथा दक्षिणी लेबनान में एक बफर जोन स्थापित करने में सफल रहा। हालांकि इस आक्रमण में हिजबुल्लाह का उदय हुआ, जो इसराइल के लिए दीर्घकालिक सुरक्षा खतरा बन गया। हिजबुल्लाह को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कई अन्य देशों द्वारा आतंकवादी संगठन माना जाता है और इसके ईरान और सीरिया में दमनकारी इसराइल विरोधी शासनों के साथ गहरे सैन्य संबंध हैं। इसराइल और हिजबुल्लाह क्यों लड़ रहे हैं? दरअसल दोस्तों, हिजबुल्लाह का मुख्य उद्देश्य इसराइल से बदला लेना है, जिसके लिए उसने अपने घोषणा पत्र में इसराइल के विनाश की बात कही है। क्योंकि इसराइल और अमेरिका द्वारा आतंकवादी संगठन माने जाने वाले हिजबुल्लाह को साल 2000 में इसराइल ने दक्षिणी लेबनान पर उसका कब्जा खत्म करने के लिए मजबूर किया था। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच आखिरी बार लड़ाई साल 2006 में हुई थी, जब हिजबुल्लाह की सीमा पर छापे के परिणाम स्वरूप इसराइल ने लेबनान पर आक्रमण कर दिया था। नवीनतम संघर्ष 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ, जब इसराइल हमास के हमले के बाद भड़क उठा। गाजा पर इसराइल की जवाबी कार्रवाई के जवाब में हिजबुल्लाह ने फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए इसराइल पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए, जिसके कारण इसराइल ने लेबनान पर कई हवाई हमले किए। इस तरह चल रहे सीमा संघर्ष के कारण ही इसराइल ने हिजबुल्लाह कमांडर नसरल्लाह को भी मार गिराया, जिसके बाद हिजबुल्लाह का नेतृत्व काफी कमजोर हो गया है। और आइए अब जानते हैं कि चर्चा में रहने वाली ब्लू लाइन क्या है। दोस्तों, ब्लू लाइन वो सीमा है जिसे संयुक्त राष्ट्र ने सन 2000 में इसराइल के लेबनान से वापसी के दौरान स्थापित किया था। ब्लू लाइन जो सन 2000 में बनाई गई थी, 1923 की सीमा और 1949 की युद्ध विराम रेखा के सबसे अच्छे मिलान को दर्शाती है। ये किसी भी तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है और लेबनान और इसराइल के बीच भविष्य में होने वाले किसी भी सीमा समझौते को प्रभावित नहीं करती है। यह रेखा 120 किलोमीटर लंबी है और इसे संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन यूनिफिल देखता है। इसका मुख्य उद्देश्य इजरायली सेना की वापसी को सुनिश्चित करना और इलाके में स्थायी शांति और सुरक्षा बनाना है। अब सवाल है कि क्या इसराइल के लिए ये युद्ध आसान है? दोस्तों, साल 2000 में दक्षिणी लेबनान पर 18 वर्षों के कब्जे के बाद मुख्यतः हिजबुल्लाह की लड़ाई के कारण इसराइल को वहां से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। 2006 में इसराइल ने हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमताओं को नष्ट करने के लिए लेबनान पर आक्रमण भी किया, लेकिन एक महीने तक इसराइल के हवाई और जमीनी हमलों के बाद हिजबुल्लाह ने उत्तरी इसराइल में सैकड़ों छोटी दूरी के रॉकेट दागे। और दोस्तों, तब से दोनों पक्ष और खुले एवं चुनौतीपूर्ण संघर्ष की आशंका से चिंतित हैं। इन पिछले 2 युद्धों से पता चलता है कि इसराइल के लिए युद्ध में प्रशिक्षित हिजबुल्लाह लड़ाकों को उनके ठिकानों पर हराना आसान नहीं होगा। दूसरी ओर हिजबुल्लाह इजरायली हमलों का विरोध कर सकता है, लेकिन इससे लेबनान की इस युद्ध में शामिल होने की संभावना है, जो कि पहले से ही आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और बेरूत विस्फोट के प्रभावों से जूझ रहा है। ऐसे में दोनों पक्षों को ऐसे परिणाम से बचना चाहिए और युद्ध विराम पर विचार स्थिर करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि आखिर इस पर भारत का रुख किस ओर होगा? वैसे तो प्रारंभ से ही भारत अपने रुख को संतुलित बनाए रखता है, क्योंकि इसराइल और ईरान दोनों के साथ द्विपक्षीय संबंधों में भारत का बहुत बड़ा हित जुड़ा है। इसीलिए भारत दोनों से अपेक्षा करेगा कि वे ऐसी सैन्य कार्रवाई से बचें जिनसे क्षेत्र में खतरनाक और व्यापक युद्ध छिड़ सकता है। दोनों देशों को जटिल क्षेत्रीय राजनीति से भी बचना चाहिए। मध्य पूर्व में अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष गहरे और व्यापक है और भारत को हमेशा प्रमुख क्षेत्रीय अभिनेताओं,
मिस्र, ईरान, इजराइल, कतर, तुर्की, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ अपने संबंधों को संतुलित करना होगा। हालांकि इन सब के रुझान और हित काफी अलग अलग हैं तथा ये देश आपस में संघर्षरत रहते हैं। इसीलिए भारत पूरी कोशिश करेगा कि इजराइल और ईरान के बीच तनाव कम हो। इस युद्ध से भारत के लिए क्या चिंताएं उत्पन्न होती हैं? दरअसल दोस्तों, इसराइल काफी लंबे समय से भारत का करीबी रहा है और इसी वजह से यहाँ लगभग 18,000 भारतीय रहते हैं। वहीं ईरान की बात करें तो यहाँ लगभग 5,000 से 8,000 भारतीय रहते हैं। इसके अलावा देश के लगभग 90 लाख लोग खाड़ी और पश्चिम एशियाई देशों में निवास करते हैं, जो कि इनके काफी करीब हैं और प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि यदि कोई संघर्ष आगे बढ़ेगा तो उस क्षेत्र में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए निश्चित रूप से खतरा उत्पन्न होगा। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि पश्चिम एशियाई क्षेत्र भारत की लगभग 80% तेल आपूर्ति में योगदान देते हैं, जिस पर निश्चित रूप से संभावित संघर्षों का प्रभाव पड़ेगा। हालांकि दोस्तों, यहाँ ये भी बात जाननी जरूरी है कि भारत ने बेहतर मूल्यों पर रूस से तेल खरीदकर रूस यूक्रेन युद्ध के कारण तेल की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने में तो सफलता हासिल कर ली है, लेकिन इस संघर्ष का भी ऊर्जा कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। और आइए अब जरा एक प्रश्न को देखते हैं। हाल के वर्षों में मध्य पूर्व में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते तनावों ने वैश्विक राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला है। इस संदर्भ में हिजबुल्लाह की भूमिका और भारत की रणनीतिक स्थिति का विश्लेषण करें। धन्यवाद।